हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट आईक्यू में। आज हम एक यक्ष प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, हर वो कैंडिडेट जो यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर लेता है, क्वालिफिकेशन के बाद उसके पास दो रास्ते खुलते हैं और दो प्रश्न एक साथ आता है कि वो किस रास्ते पे जाए। वो रास्ता जो उसको अध्यापन की तरफ लेके जाता है, टीचिंग की तरफ लेके जाता है, या फिर वो रास्ता जो उसको शोध और अनुसंधान की तरफ लेके जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आ गया हूं और मैं अपने कुछ सजेशंस आपको दे सकता हूं। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई है ताकि आपको इस प्रश्न के बारे में उत्तर ढूंढने में और अपने आगे के जो एकेडमिक जर्नी है या फिर जो रिसर्च की जर्नी है उसमें कुछ सहायता मिल सके। शुरू करते हैं। बात अगर मैं यहां से करूं कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो 3 कैटेगरी में होता है। यही कैटेगरी वो कैटेगरीज हैं जो आपके लिए एक, आप यूं कह सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड का काम करेंगी। अगर कोई कैंडिडेट जेआरएफ में क्वालिफाई होता है या फिर कोई कैंडिडेट नेट में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में कामयाब होता है, क्वालिफाई होता है, स्थिति पैदा होती है यहां पे इस वाले में। क्योंकि जेआरएफ जो कैंडिडेट क्वालिफाई करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैंडिडेट रिसर्च को प्रीफर करेगा। इस रिसर्च को प्रीफर करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद है। यहां पे आपकी 37,000 रुपए की पर मंथ की फेलोशिप भी मिलती है, इसलिए इसको ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां पे दो रास्ते आपको मिलेंगे। क्योंकि नेट एक मिनिमम क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप टीचिंग को चुने या फिर रिसर्च को चुने। रिसर्च की तरफ जाएं, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी की तरफ जाएं। यही संशय बना रहता है। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स ब्रेक डाउन बोथ ऑप्शंस। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात हम करेंगे एकेडमिक कैरियर की। एकेडमिक कैरियर यानी टीचिंग का, अध्यापन का। जब आप उच्च शिक्षा संस्थान में या फिर किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो पहली बात जो फायदा आपको यहां पे प्रॉस जो दिखता है, जो सबसे ज्यादा इसकी मेरिट अगर हम कंक्लूड करें तो ये हो सकती है कि यहां पे आपको एक स्थायित्व तो मिल जाता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है, जॉब स्टेबिलिटी मिल जाती है, जॉब सेटलमेंट हो जाती है, लाइफ सेट हो जाती है। जो एक भाषा में हम कहते हैं कि आपकी लाइफ सेट हो जाती है। आप, कई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि नेट क्वालिफाई होने के बाद सर एपीआई बनती है, हम कहां से जॉब कर पाएंगे या हमें जॉब कहां मिल पाएगी, आप ये क्यों हमें इस तरह से बता रहे हैं। इन सारे ही कंडीशंस को आप किनारे रख दीजिएगा, रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। मैं सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एकेडमिक्स में तुरंत जाना चाहिए या रिसर्च में जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जॉब यहां पर फुल टाइम होती हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम फुल टाइम जॉब की बात कर रहे हैं, ना कि पार्ट टाइम जॉब की या फॉर टाइम बीइंग जो हम जॉब करते हैं उसके लिए। दोनों प्रोफेशन होता है। एक तरफ हम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनते हैं, दूसरी तरफ हम रिसर्च असिस्टेंट, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट या फिर रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पे जाते जाते वो रिसर्च संस्थान में जाके हम अपनी एक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लेते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप एपीआई को बीच में मत लाइएगा और मिनिमम क्राइटेरिया को बीच में मत लाइएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है इसके बाद कमेंट भी आ सकते हैं कि आप कुछ भी बना देते हो, ठीक है? तो कुछ भी की बात नहीं है। आप अगर जाना चाहते हो अध्यापन की तरफ तो आपको सबसे पहली चीज जो मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, डायरेक्ट स्टूडेंट इंपैक्ट मिलेगा कि आप डायरेक्टली अपने स्टूडेंट से कन्वर्सेशन कर सकते हो, फेस टू फेस उन पर अपना इंपैक्ट डाल सकते हो। तो यहां पे आप डायरेक्ट स्टूडेंट इंपैक्ट मिलेगा। एक जो सबसे अच्छी चीज है जो आज के युग में, आज के दौर में लोगों की तलाश है, विच इज वर्क लाइफ बैलेंस। आप काम भी अच्छे से कर लोगे, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप दिन भर में गुजारोगे, उसके बाद का पूरा टाइम आप अपनी लाइफ, अपनी वाइफ, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ बिता सकते हैं। पूरे 24 घंटे में आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। दूसरा, यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है ग्रोथ की। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी आपको यहां पर बहुत अच्छी खासी मिलती है। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोथ व्हेन यू आर गोइंग फॉर टीचिंग इन हायर एजुकेशन, ठीक है? अब इसके थोड़ा सा कॉन्स भी होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है और कहीं ना कहीं कुछ एक नेगेटिव फॉर्म में भी होता है। तो वो जो नेगेटिव
हमारे पास जो दिखता है वो है कि रिसर्च का, आप अगर रिसर्च करना चाहते हो आगे चल के, तो रिसर्च का आपको लिमिटेड स्कोप यहां पे मिलता है। ठीक है, पहली बात, लिमिटेड रिसर्च स्कोप मिलेगा। हाई टीचिंग लोड इन सम इंस्टीट्यूशन, बहुत इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं या मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री जहां पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एक टीचिंग फैकल्टी के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम देयर क्लासेस, उनके ऊपर और भी एकेडमिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। तो ये यहां पर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इसकी डिमेरिट में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये नटशेल में ये बात आती है कि जब टीचिंग अगर आप करना चाहते हो तो ये पैरामीटर्स है जिस पर आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च कैरियर, अब रिसर्च कैरियर में देखिए, जैसे रिसर्च कैरियर में हम मान लेते हैं कि CDRI हो गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर NBRI हो गया, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। इस तरीके से अगर आप सोशल साइंसेज में ले लेते हैं तो ICSSR हो गया, CIET हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये दुनिया भर के रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको अध्यापन का जो मौका है, पढ़ाने का जो चांस है वो कम मिलता है। आपको यहां पे फुल फ्लेज एज ए रिसर्चर काम करना पड़ता है। ठीक है, और जिस फील्ड में आप रहोगे उस फील्ड में जो भी डिस्कवरीज होंगी, जो भी इन्वेंशंस होंगे, आपका उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है, किसी फेनोमेना के बारे में, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में, तो आप यहां पे जा सकते हो। अपनी फील्ड में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नोबेल प्राइज अगर मिलता है तो आपने देखा होगा जो नोबेल प्राइज पाने वाले लोग हैं साइंस और सोशल साइंस के स्ट्रीम में, वो मोस्ट ऑफ देम आर रिसर्चर्स। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो रिसर्चर के साथ साथ टीचर भी होंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको। अब्रॉड की जो यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, प्रेस्टिजियस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ कोलैब करके काम करने का, वर्क करने का मौका भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट यहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज इसके कॉन्स क्या होंगे, डिमेरिट्स क्या होंगी। फंडिंग चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है आज के टाइम में रिसर्चर के साथ, कि उनको फंड नहीं मिल रहा है, या फंड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एप्ट फंड उनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो फंड का यहां पे थोड़ा सा लोचा रहता है। जॉब स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी एकेडमिक्स या फिर टीचिंग के हिसाब से थोड़ा सा यहां पे भी जॉब स्टेबिलिटी लेस रहती है, और लॉन्गर टाइम टू रिकॉग्निशन। और आपको रिकॉग्निशन अगर मिलता है तो आप देख लीजिए, साइंटिस्ट ने जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ नाम किया, आज तक दुनिया उनको याद कर रही है। तो एक तो हो गया एकेडमिक कैरियर, टीचिंग वाला, दूसरा हो गया रिसर्च का कैरियर, अगर हम रिसर्च को ऑप्ट करना चाहते हैं। ये दो अलग अलग हमने बातें की हैं। अब इन दोनों को हम कंबाइंड करके अगर देखते हैं कि टीचिंग और रिसर्च, तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो भारत में ही, कि जो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप पढ़ा भी सकते हैं। टीच व्हाइल आल्सो कंडक्टिंग रिसर्च, आप रिसर्च भी करें। जैसे मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BSc किया हुआ है, ठीक है, BSc इन फिजिक्स। तो मेरे डिपार्टमेंट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते थे, बहुत सारी आप ये कह सकते हैं कि रिसर्चेस होती थी। और वो रिसर्चेस करते कौन थे? हमारे जो प्रोफेसर्स थे, हमारे जो टीचर्स थे, वो प्रोफेसर्स एज ए रिसर्चर भी काम करते थे। ठीक है, इनके पेटेंट्स भी आते थे, इनका अपना कंट्रीब्यूशन भी होता था। तो ये प्रोफेसर एज ए रिसर्चर भी काम करते थे। तो इस तरीके से, ये तो बात मैं कर रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां से मैंने BSc फिजिक्स की पढ़ाई की है। ठीक है, इसी के साथ साथ भारत में और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप टीचिंग के साथ साथ रिसर्च भी कंटिन्यू कर सकते हो। डिफरेंट तरीके के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर बाहर की किसी यूनिवर्सिटी के, बाहर की संस्थान के बहुत सारे जो आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उसमें रिसर्चर, एज ए रिसर्चर आप टीचर होते हुए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब अगर आप पैशनेट हैं दोनों के लिए,
दोनों का मतलब टीचिंग भी करना चाहते हैं, रिसर्चर भी बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस चीज को अलाउ करते हैं। और प्रमोशन विया रिसर्च अगर आप चाहते हैं तो इन मेनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन योर रिसर्च आउटपुट कैन हेल्प यू एडवांस इन योर करियर, योर टीचिंग एक्सपीरियंस कंबाइंड विद रिसर्च पब्लिकेशन कैन लीड टू प्रमोशन एंड हायर सैलरीज। ठीक है, रिसर्चर के रास्ते से या रिसर्चर होते हुए भी आपको अच्छी सैलरीज भी मिल सकती है और आपको जो अपने एरिया में, अपने फील्ड में एक एक्सीलेंस भी मिल सकता है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा सजेशन आप मान लीजिए, ये मेरा अपना सजेशन है, आपको लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो कोई बात नहीं, मगर इसको देख जरूर लीजिए, सुन जरूर लीजिए कि इफ यू आर पैशनेट अबाउट डायरेक्ट टीचिंग and enjoy interacting with students, then teaching in a higher education institution, college or university may be the right choice। अगर आप चाहते हैं बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट होना, बच्चों से बातें करना, फेस टू फेस उनको पढ़ाना या फिर आपको पैशन है पढ़ाना, तो आप कहां जाइए, डायरेक्टली आप टीचिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, या फिर बिना किसी सोचे समझे आप टीचिंग को ऑप्ट कर लीजिए। इट ऑल्सो ऑफर्स जॉब सिक्योरिटी एंड द चांस टू शेप फ्यूचर प्रोफेशनल्स। भारत के भविष्य को या अपने देश के भविष्य को शेप देने में आप अपना एक योगदान दे सकते हैं एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, अगर आप नए आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवरीज करने में इंटरेस्टेड है, इन्वेंशन करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या फिर एकेडमिक नॉलेज में कंट्रीब्यूशन देने के लिए, ठीक है, तो जो नॉलेज जो रिसर्चर फाइंड आउट करते हैं, जो डिस्कवरीज होती हैं, उन्हीं को तो हम एकेडमिक्स में लेके आते हैं, पढ़ते हैं। तो अगर आप इस तरीके से एकेडमिक्स में अपना नाम नुमाया करना चाहते हैं तो आप रिसर्च की फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैनी पीपल फाइंड अ बैलेंस बिटवीन टीचिंग एंड रिसर्च, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज विच कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये हो गई बात टीचर की, रिसर्चर की, और साथ ही साथ बोथ की, दोनों की हमने बात करी। एक और पॉइंट यहां पे आता है, वो ये है कि अगर आपने पहले से बीएड किया हुआ है, ये टीचर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, अचानक से मुझे ये याद आ गई थी जब मैं ये कंटेंट आपके लिए बना रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी इसी के लगे हाथ आपको मैं समझाता चलूं। तो बीएड के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एमएड किया हुआ होता है और एमएड के ही बिहाफ पे ये एजुकेशन से एलिजिबल हो जाते हैं, ये एजुकेशन से एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी करने के लिए और नेट करने के लिए। ठीक है, तो इनको क्या बेनिफिट मिल सकता है यहां से, अगर आप एक तो ये रास्ता आप लेके आते तो हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगा, दूसरा ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी एक दरवाजा खोल देता है अगर आप बीएड है। ठीक है, तो एजुकेशन से अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आपने नेट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये एज्यूम किया जाता है कि आपने क्या किया हुआ है, आपने एमएड किया हुआ, और एमएड आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपने बीएड किया हुआ होगा। तो यहां पर आपके दो रास्ते खुल गए, एक तो ये रास्ता जो आपको हायर एजुकेशन के लिए लेके जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनाता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, दूसरा ये रास्ता जो आपको स्कूल के दरवाजे तक लेके जाता है। अब इस पे भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो बीएड हेल्प यू टू स्पेशलाइज इन टीचिंग। बीएड आपको क्या देगा, टीचिंग में आपको स्पेशलाइज्ड बना देगा एंड स्पेशली बेनिफिशियल इफ यू आर एम टू टीच एट स्कूल लेवल। अगर आप स्कूल लेवल में पढ़ाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको बीएड करना बहुत जरूरी है। और वर्क इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, अगर आप टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बीएड मैंडेटरी होता है। हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरीली अ रिक्वायरमेंट फॉर यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग अनलेस द फोकस इज ऑन एजुकेशन और पेडागोजी। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, ये बीएड आपके लिए इसेंशियल नहीं होता है जब हम बात करेंगे एजुकेशन और पेडागोजी की यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये बात समझ लीजिएगा, बीएड किसके लिए होता है, बीएड स्कूल लेवल की टीचिंग के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के लिए नहीं करता। मगर बट इफ योर गोल इज टू टीच एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल, स्पेशली इन हायर एजुकेशन इन सब्जेक्ट लाइक आर्ट्स, Science and Commerce, BEd is not required. The UGC NET qualification is the primary requirement for university teaching roles. तो ये था एक मैंने एक पिक्चर खींचने की कोशिश की है कि आपको बीएड से भी रिलेटेड बात बता दें, क्योंकि यहां इस वीडियो के बाद या इस टॉपिक के बाद तुरंत एक दिमाग में हमारे बात आती है, बीएड वालों का क्या।
ठीक है, तो बीएड आपके लिए जरूरी है जब आप टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन मैंने बताया कि आप बीएड करोगे तो अगर आप एजुकेशन से पीजी करना चाहते हो या एजुकेशन से अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो या तो आप एमए एजुकेशन हो या फिर आप एमएड हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रीफर करते हैं कि वो बीएड से एमएड के रास्ते पे जाएं, फिर एमएड से आप एमएड के बिहाफ पे आप नेट क्वालिफाई करते हो और आप टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में चले जाते हो। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, अगर आप एमए एजुकेशन है तो आप एमएड वालों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, मगर अगर आप मास्टर ऑफ एजुकेशन है या फिर एमएड हैं तो आप एमए एजुकेशन वालों को और एमएड वालों को दोनों को ही पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज लेवल पे आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है वो दो तरीके से खुल जाती है। तो बीएड क्यों इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा और यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा, इस पर भी मैंने थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक लाइक तो जरूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो जरूर लिखते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हालांकि चलती रहेगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय बाय।